हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक पाठशाला। स्वागत है आपका लाइन बाय लाइन सीरीज में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 शुरू होने वाला है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी इस चैनल पे सारी वीडियोस डाली जा चुकी हैं, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर। इस चैप्टर में यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हम लाइन बाय लाइन सीरीज ही कर रहे हैं। एक्चुअली इस बार मैंने क्या किया, कुछ की पॉइंट्स उनको अलग से नोट कर लिया है। कुछ भी आपका मिस होने वाला नहीं है, ये आपने पढ़ लिया, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि एनसीईआरटी बुक में अगर आप पेज नंबर 1 पे जाओगे तो ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी, जिसे मैंने बहुत ही टू द पॉइंट नोट कर दिया है, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं और रिवीजन करने में आपकी हेल्प हो सकती है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात की जाती है एनसीईआरटी में, एक तो उसमें एक फोक स्टोरी टाइप की, फोक सॉन्ग टाइप का होता है। ठीक है, उसमें वही बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन चैप्टर रियल में शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि जो प्लेनेट है ना, वो उस प्लेनेट पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स रहते हैं। यानी कि वी आर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लेनेट को शेयर करते हैं मिलियंस ऑफ अदर एनिमल्स के साथ। ओके, उन एनिमल्स में यानी कि अर्थ जो है वो शेयर की जाती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। किसके किसके बीच में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे इसी अर्थ पे, बैक्टीरिया भी मिलेंगे, लाइकेंस और फंगी यानी कि फंजाई भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और वह चाहे फिर आपका स्रब्स हो यानी कि छोटा सा छोटा आप प्लांट कह लो, और बड़ा सा बड़ा जैसे बनियान ट्री हो, या फिर एलिफेंट हो, या ब्लू व्हेल हो। यानी कि ये जो अर्थ है यानी कि जो प्लेनेट है हमारा, ये शेयर किया जाता है। ओके, सब लोग इसमें रहते हैं, यानी कि सब सारे ऑर्गेनिज्म, सारे प्लांट, सब कुछ रहते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहते हैं इसमें। यही बात पहले बताई गई है। फिर यहाँ पर ये बात की गई है कि जो हम ह्यूमन बींग है ना, अदर ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो यही एक सिस्टम, ये जैसे ह्यूमन बींग्स अदर ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे, सपोज करिए A2 ऑर्गेनिज्म, A2 V1 से है ना, V1 V3 से, V3 फिर से ह्यूमन से, कुछ इस तरीके से एक पूरा वेव, कॉम्प्लेक्स वेव तैयार होता है। इसी को कहा गया है आपका कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, तो आपने समझ लिया कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इस अर्थ को यानी कि इस प्लेनेट को शेयर करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, इसी के बाद बात की जाती है बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये हाँ। तो आप समझ गए किस वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम की बात चल रही थी। अभी यहाँ पर बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी, एक सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी की या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए ये कोई एरिया है और इस एरिया में डिफरेंट स्पेसीज मिलती हैं आपको, चाहे वो प्लांट स्पेसीज हो या फिर एनिमल स्पेसीज हो। ओके, तो एक एरिया में यानी कि ये जो एरिया है ना, ये रिच है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, और इसी डाइवर्सिटी को, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, इन्हीं डाइवर्सिटी को ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सिर्फ इस किसी एरिया में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट प्लांट्स का मिलना ही बायोडाइवर्सिटी नहीं है। नोट दिस पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी एरिया में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट हैं। इनफैक्ट वो आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, क्लोजली इंटीग्रेटेड। ओके, एक सिस्टम में वो इंटीग्रेट भी हैं। ये नहीं कि मैंने क्या किया कि एक जू खोला और उसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स लाके और प्लांट्स लाके भर दिए, तो ये इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी वो नहीं होगा, है ना। वहाँ पर सब एक एक पिंजड़े में बंद हैं, तो यहाँ पर क्या एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार हो रहा है, क्लोजली वो इंटररिलेट कर पा रहे नहीं। ओके, तो आपने क्या समझा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि कोई एक एरिया, उसमें बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स हैं, और वो आपस में इंटरलेट भी हैं, यानी कि आपस में इकोलॉजिकल सिस्टम को शेयर करते हैं, इकोलॉजिकल फीलिंग्स को शेयर करते हैं। समझ गए ना बात। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका इसी पेज में, यानी कि पेज नंबर 1 में ही ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके। पेज नंबर 1 में ही बात आती है आपकी फ्लोरा एंड फौना की, फ्लोरा एंड फौना। ओके, अब वही बात है, फ्लोरा जैसे ये ठीक वैसे साउंड नहीं कर रहा है, फ्लावर टाइप,
जैसे हम बोलते हैं फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, तो यानी कि फ्लावर कहाँ मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे कहाँ, प्लांट्स में। तो जब भी बात आए फ्लोरा की तो समझ जाओ बात हो रही है प्लांट की, ओके, यानी कि प्लांट स्पीसीज जो भी हैं उनकी बात हो रही है। वहीं अगर बात आती है फौना, फौना जैसे जस्ट लाइक इस कोई स्नैक है और उसका क्या है, हम बोलते हैं ना फन है, यानी कि वो कुछ ऐसे उसका स्ट्रक्चर रहता है ना, तो उसको हम लोग ऐसे स्नैक है ये, ठीक है, ओके। तो वहाँ से स्नैक क्या है, एक एनिमल है, और फौना मतलब फन, ठीक है, सांप का फन। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी एग्जाम टाइम। इस तरीके से रिलेट कर लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो फौना मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, फौना का मतलब है एनिमल्स स्पीसीज, ओके। इतनी बात हो गई, ओके। आप नोट करते भी जा सकते हैं, मैंने टू द पॉइंट एकदम से नोट किया है। फिर आगे बात होती है, इंडिया जो है ना वो क्या है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है, किसके टर्म में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म में। क्यों ऐसा है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको पता है इंडिया में आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, यानी कि जो प्लेन्स में रहने वाले एनिमल्स प्लांट्स वो भी मिलेंगे आपको, माउंटेन भी मिलेंगे, ओके, यानी कि माउंटेन्स में रहने वाले एनिमल्स प्लांट्स वो भी मिलेंगे आपको, प्लेट्यूज भी मिलेंगे आपको, डेजर्ट भी मिलेगा, है ना, और आपको मैंग्रोव वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। तो हर तरीके का जो हमारी पूरी पृथ्वी में सिस्टम पाया जाता है, वैसा सिस्टम हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिल जाता है, ठीक है, चाहे वो स्नो हो चाहे फिर वो ओशंस हो, ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है इन द टर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके। इंडिया में लगभग 8%, टोटल वर्ल्ड में जितने भी स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना की हैं उनमें से लगभग 8% यहाँ पर मिलती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि सिर्फ इतनी ही नहीं मिलती हैं, लगभग इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा, यानी कि ट्वाइस और थ्राइस अभी डिस्कवर करना भी बाकी हैं। समझ गए अब, यानी कि अगर डिस्कवरी धीरे, आप देखते हैं आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि हाँ ये कुछ कोई सपोज फ्रॉक की कोई न्यू स्पीसीज आपको मिली है, मतलब आपको नहीं, साइंटिस्ट को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिस्कवरी भी चली रही है। तो इंडिया क्या है, 8% ऑफ द वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी होल्ड करती है, ठीक है। तो ये यही वही ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर बात आती है, फिर कुछ फैक्ट आते हैं, जैसे कि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में क्या है, लगभग 81,000 स्पीसीज हैं फौना की, फौना मतलब एनिमल्स, अभी ऊपर आपको बताया गया है, ठीक है। फौना मतलब एनिमल्स, ओके। तो लगभग 81,000 स्पीसीज किसकी हैं, एनिमल्स की हैं, और वहीं 47,000 स्पीसीज किसकी हैं, फ्लोरा की, यानी कि प्लांट स्पीसीज, ओके, ठीक है। और वहीं इन्हीं में से, यानी कि इन टोटल में से लगभग 47,000 प्लांट स्पीसीज और लगभग 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब जानते हो ना, कि एंडेमिक का मतलब है कि कोई ऐसा एरिया जो नेचुरली, है ना, कोई नेचर, यानी कि कोई कह सकते हो कि इकोलॉजिकल सिस्टम या फिर कोई जोग्राफिकल वेरियर या नेचुरल वेरियर उस एरिया को एक दूसरे एरिया से अलग करता है और उसी एरिया में कोई स्पेशल स्पीसीज पाई जाए। सपोज करिए ये कोई एरिया है और यहाँ पर ए नाम की स्पीसीज मिलती है, ठीक है। अब ये ए नाम की स्पीसीज किसी बी एरिया में नहीं मिलेगी, है ना, नेचुरली नहीं मिलेगी, तो इसे बोलेंगे ए क्या है, इस एरिया की एंडेमिक है, ठीक है ना। तो आप समझेंगे एंडेमिक क्या है। तो वही बताया गया है कि 47,000 प्लांट स्पीसीज और लगभग इसमें से 15,000 फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज क्या है, एंडेमिक है इंडिया की, ठीक है। अब वहीं बात आती है कि जो फॉरेस्ट हैं बहुत तेज़ वेनिसिंग हो रहे हैं, वेनिसिंग मतलब गायब हो रहे हैं, ठीक है। वो क्यों हो रहे हैं आपको पता ही है, कॉलोनियल एरा जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा प्लांट मतलब फॉल आउट किए गए थे, है ना, फॉर द रेलवेज एंड अदर पर्पजेस, ठीक है। तो वही चीज़ बताई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंक्रीज देखने को मिलता है, जैसे कि ISFR 2021, यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये 2021 की है। इसमें ये कहा जाता है कि 24.62% फॉरेस्ट और ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी कि अगर हम सिर्फ बात करें फॉरेस्ट की तो लगभग 21.71% करीब है ना। और इसमें हम ट्री कवर भी अगर ऐड कर देते, ट्री कवर का मतलब जैसे आपने अपने खेत वगैरह में ऐसे ट्रीज वगैरह लगा दिए तो उनको भी काउंट कर लिया जाता है, तब उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। वो कितना है, टोटल जोग्राफिकल एरिया का 24.62%, क्लियर ना। और टारगेट हमारा कितना है, 33%। हम चाहते हैं कि हमारे जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट हो भैया, समझ गए ना बात, ओके। फिर वही बात आती है कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि IUCN, ठीक है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स,
ये क्लासिफाई करती है स्पीसीज़ को, जो भी स्पीसीज़ मिलती हैं, प्लांट स्पीसीज़ हो या फिर एनिमल स्पीसीज़, उनको क्लासिफाई करती है कुछ कैटेगरीज में। जैसे इसमें कहा जाता है कि नॉर्मल स्पीसीज़ कौन सी हैं। नॉर्मल स्पीसीज़ वो हैं जिनकी पॉपुलेशन जो लेवल है ना वो नॉर्मल है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना है, यानी कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ठीक है अगर एक दो एनिमल मर भी जाते हैं तो कोई समस्या है नहीं ड्यू टू डिफरेंट डिजीज़ और एनी अदर रीजन्स। समझ गए ना बात? तो उसे बोलते हैं नॉर्मल स्पीसीज़, जैसे कि कैटल्स, ओके, साल ट्री, पाइन्स ट्री, रोडेंट्स, रोडेंट्स जानते हो ना, ये आपके रैश वगैरह, ओके ठीक है। फिर बात आती है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं अगर उनको प्रिजर्व ना किया जाए तो वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, गायब हो जाएंगी भैया। सपोज करिए कोई ABC ऐसी स्पीसीज हैं जो इस बाउंड्री पे पहुंच चुकी हैं कि अगर इनको यहाँ से नहीं बचाया गया तो वो यहाँ से लुढ़क के निपट जाएंगी, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इंडेंजर्ड क्या है, एक लास्ट बाउंड्री है, ठीक है। उसी में भाई एग्जांपल बताया गया कि इंडियन राइनो, इंडियन वाइल्ड एस। अभी आपको पता है कि एस सर्वे करवाया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, वो 10th नंबर का है, जिसमें कहा गया है 7672 इंडियन वाइल्ड एसेस मिलते हैं, यानी कि गधे, ओके। भाई ब्लैक बक ये भी क्या है, इंडेंजर्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, आंसर लिखते समय आपको एग्जाम्पल जरूर से देने हैं, है ना। आपका आंसर है ना बहुत ही वैल्यू एडेड फील होगा, है ना, टीचर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, ठीक है। फिर बात आती है वल्नरेबल। वल्नरेबल एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्या होता है कि अगर उनको ना बचाया जाए, कोई स्पीसीज है XYZ, है ना, अगर इनको सेव ना किया जाए, इनके लिए कुछ बढ़िया यानी कि कुछ बढ़िया मेजर्स ना लिए जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। और अगर फिर भी इनको नहीं सेव किया गया, फिर भी इनके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया गया, तो फिर फाइनली ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है वल्नरेबल क्या है, इंडेंजर्ड से पहले की स्टेज है, ठीक है। वल्नरेबल कोई है, वल्नरेबल XYZ हैं, अगर उनको नहीं बचाया तो वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी। इंडेंजर्ड कोई है, अगर नहीं बचाया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। समझ गए ना बात? एग्जाम्पल एशियाटिक एलिफेंट, गेंगेटिक डॉल्फिन, क्लियर। अब बात आती है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं कि अगर इनको सेव नहीं किया गया, जैसे सपोज करिए MNP, ये 3 स्पीसीज हैं, ऐसी रेयर हैं। क्या हैं ये रेयर हैं। अगर इनको सेव नहीं किया तो क्या होगा, या तो ये वल्नरेबल हो जाएंगी या तो फिर ये इंडेंजर्ड हो जाएंगी। समझ गए ना बात? या तो ये वल्नरेबल हो जाएंगी या तो इंडेंजर्ड हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, रेयर स्पीसीज जो है वो क्या है, रेयर स्पीसीज मतलब रेयर स्पीसीज अगर कोई है तो उसको सेव नहीं किया तो या तो वल्नरेबल होगी या इंडेंजर्ड हो जाएगी। यानी कि इस रेयर के बाद क्या आएगा, वल्नरेबल आएगा, उसके बाद इंडेंजर्ड आएगा। एक पूरी एक सीरीज है, यानी कि रेयर, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। रेयर, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, ये पूरी सीरीज है। यानी कि रेयर अगर कोई है तो उसे बचाओ, है ना, उसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाओ कि हाँ उसको बचाया जा सके, जैसे कि एग्जांपल डेजर्ट फॉक्स या फिर हॉर्नबिल, क्लियर ना। फिर आता है इंडेमिक, जो पेंसिल हो गई थी डिस्चार्ज, फिर से चार्ज किया, लेक्चर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग थे कहाँ, इंडेमिक स्पीसीज़ पर। इंडेमिक स्पीसीज़ कैसी स्पीसीज़ होती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, कि कोई एक नेचुरली या फिर जोग्राफिकली बाउंडेड एरिया है जहाँ पर कोई स्पीसीज़ रह रही है, सपोज ए, और वो ए स्पीसीज़ यहीं पर स्पेशली मिलती है, यानी कि नेचुरली यहीं पे मिलती है। इसको पकड़ के कहीं और पे ले जाओ तो वो तो अलग ही बात है। जैसे कि आपको पता होगा अफ्रीकन चीता, ठीक है, अफ्रीकन चीता कहाँ लाया गया, हमारी इंडिया में, ओके। कहाँ, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये कहाँ है, ये MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अफ्रीकन चीता कहाँ मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, लेकिन उसको उठा के कहीं और ले आओ वो अलग बात है। तो इंडेमिक का मतलब है कि जहाँ का वो एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज है वो वहीं मिलेगी, मतलब वहाँ जाओगे मिलेगी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल भाई अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, मिथुन हो गया, जो कि मिलता है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती की बात नहीं हो रही है, जिनको भी कौन सा अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के, ओके। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये वो स्पीसीज़ हैं जिनको हमने नहीं बचाया, यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, और हम लोग इतने बदतमीज़ हैं कि इनको सेव बिल्कुल करने की कोशिश ही नहीं की, तो फर्दर क्या हुआ, ये गायब ही हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, नेचर से गायब हो गई।
हाँ, वो अलग बात है कि आपको किसी म्यूजियम में या फिर किसी रिसर्च सेंटर में, है ना, देखने को मिल जाए, वो अलग बात होगी। एक्सटिंक्ट का मतलब है नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाना। किससे? नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाना। क्लियर ना भाई? एग्जाम्पल क्या है? एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ठीक है ना, पिंक हेडेड, एक्चुअली हेडेड होता है, पिंक हेडेड डक, या फिर एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता कब गायब हो गया था? 1952 में। ये कहा गया कि 1952 में इंडिया में नेचुरली कहीं पर भी एशियाटिक चीता नहीं मिला, तो ये कह दिया कि ये क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। क्या हो गया? एक्सटिंक्ट। याद रखना, यहाँ पर नेचर की बात हो रही है। किसी रिसर्च सेंटर पे आपको एशियाटिक चीता मिल जाए वो अलग बात है, किसी जू वगैरह में मिल जाए वो भी अलग बात है, नेचर में नहीं है बस, ठीक है ना, फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा आपको फिलहाल, वैसे भी नहीं है, मतलब जू वगैरह में भी नहीं मिलेगा आपको, और ना ही रिसर्च सेंटर पे भी मिलेगा। ओके, तो इसी की भरपाई करने के लिए क्या लाए गए? अफ्रीकन चीता लाए गए, ठीक है, अफ्रीका से, यानी कि अफ्रीका में कहाँ से? साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आप इन्हें मेंशन करोगे अपने आंसर में तो बहुत ही आपके आंसर की वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये पेज नंबर 2 में चल रहा था, ये किस में चल रहा था? पेज नंबर 2 में चल रहा था एक्चुअली। पेज नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये यहाँ से, ठीक है, ये पेज नंबर 2 की बातें थी सारी। ओके, एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 में मिलेगा। ये पेज नंबर 3 में अब शुरू हो गया। पेज नंबर 3 में ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट से हम क्या क्या लेते हैं भैया? फॉरेस्ट को हम देते कुछ नहीं, बस सब लेते रहते हैं। क्या लेते हैं? लकड़ी लेते हैं, इनकी वुड, वॉक्स, अब जो छाल वगैरह ना उसके मेडिसिनल यूज़ के लिए भी हम लेते हैं ना, उसकी मतलब पेड़ की छाल निकाल लेते हैं ना। फिर 3F यानी कि फूड, फ्यूल और फोडर। फूड, फ्यूल, फोडर यानी कि 3F भी लेते हैं। लीव्स यानी कि पत्तियाँ भी लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज़, चाहे वो मेडिसिनल यूज़ हो या फिर जलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर मैन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से रबर, मेडिसिन्स, डाइस एंड मैन्योर। ओके, इतने सारे प्रोडक्ट हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से रिसीव करते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 3 में कहा गया है। फिर बात आता है कि नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से डिप्लेशन हो रहा है? किसका? फ्लोरा एंड फौना का, ठीक है ना। क्या वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिप्लेशन हो रहा है? तो उसी में से बात चलती है किससे? कॉलोनियल पीरियड से, क्योंकि भैया आए गोरे और गोरों ने मचाया आतंक, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत हुआ लॉस। बायोलॉजिकली मतलब बायोडाइवर्सिटी का ही लॉस नहीं हुआ है, बल्कि इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हर तरीके से हम लोगों को लॉस दिया है। किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ओके, कुछ लोग कहेंगे भैया हमको रेलवे भी तो दे दी। अरे ठीक है, कुछ इतना सारा बुरा किया तो कुछ अच्छा कर दिया तो ठीक है, इतना नहीं, ठीक है फिलहाल। हाँ, तो ये डिबेट छोड़ते हैं, ये डिबेट बहुत लंबी है। हम आते हैं टॉपिक पे। क्या कॉलोनी पीरियड में क्या हुआ? इनकी एक पॉलिसी चलती थी कि एक्सपेंशन पॉलिसी, जो है वो उसे एक्सपेंड करो। रेलवे है, एक्सपेंड करो, माइनिंग एक्सपेंड करो, एग्रीकल्चर यानी कि खासकर कैश क्रॉप्स एक्सपेंड करो, है ना, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करो, मोनो फॉरेस्ट्री पे ध्यान दो, जैसे कि चीर पाइन, कुछ स्पेशल टाइप के ट्री उगाओ ताकि उनके काम आ सकें रेलवे में या दूसरे कामों में। मोनो क्रॉपिंग करो, जैसे इंडिगो, एग्जाम्पल क्या है? इंडिगो, इनको चाहिए इंडिगो अपने किसके लिए? क्लॉथ्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है ना। तो वही बताया गया कॉलोनियल पीरियड में क्यों एक्सटिंक्शन हुआ, क्यों एक्सटिंक्शन हुआ, किसका? फ्लोरा एंड फौना का, ठीक है। अब वही बात कही गई, चीता भी गायब हो गए। कब हम 1947 में फ्रीडम मिलती है और 1952 में पता चलता है कि एशियाटिक चीता ही नहीं बचे हैं। क्यों नहीं बचे हैं? इससे पहले तो बहुत थे। इन्हीं अंग्रेज़ों ने भैया उनको मारा और उनकी स्किन और उनके बॉडी के पार्ट को अपने घर ले गए डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए, ठीक है ना। और बहादुरी का भी काम मानते थे कि भैया हमने चीता मार दिया। अरे ठीक है, कौन सा तीर मार दिया? चीता बचा के दिखाओ तो जाने। हाँ, अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। पेज नंबर 4 में एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 में बात की जाती है कि और पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर बता दिया कॉलोनियल की वजह से ये फ्लोरा एंड फौना का लॉस हुआ। रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से भी होता है, जैसे कि नर्मदा सागर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ओके, माइनिंग की वजह से भी होता है, जैसे कि डोलोमाइट की माइनिंग होती है कहाँ? बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में डोलोमाइट की माइनिंग होती है यहाँ। इसकी वजह से भी आसपास के प्लांट्स एंड फॉरेस्ट को डिप्लीट करते हैं, और वहाँ के फिर भाई फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर एनिमल्स यानी कि फौना कहाँ जाएंगे? भाग ही जाएंगे ना, या तो मर जाएंगे। फिर ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, है ना। फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से, यानी कि कोई प्लांट है अब उसको ज़बरदस्ती उसको काट पीट के फ्यूल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, भाई कोई एनिमल है कहीं रह रहा है, अब क्या हुआ कि उसके हैबिटाट ही काट दिया आपने, फॉरेस्ट जो है गायब कर दिया।
अपनी लालच की वजह से, है ना, लकड़ी लेने की वजह से या डिफरेंट यूजेस की वजह से, ठीक है। फिर हंटिंग भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर पोचिंग भी कर रहे हैं। देखो हंटिंग और पोचिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हंटिंग का मतलब वही है कि किसी को मार दिया और वो फूड वगैरह के लिए, ठीक है। और वहीं बात आती है पोचिंग की। पोचिंग का मतलब ये होता है कि हम उसकी स्किन के लिए, यानी कि बॉडी पार्ट के लिए, है ना। जैसे आपने सुना होगा जो राइनो है ना, राइनो, वन आर्म राइनो, एक्चुअली वन वन लिखते हैं ऐसे, वन हॉर्न राइनो, ठीक है ना। वन हॉर्न राइनो को मार देते हैं, क्यों? क्योंकि भैया हमको चाहिए उसका सींग, उसका चाहिए हॉर्न, ठीक है ना। तो ये इसी को बोलते हैं पोचिंग, ठीक है ना। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हर चीज़ को तो ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं ना, कुछ भी मिले उसको करते हैं ओवर एक्सप्लॉइट, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर भी लग जाती हैं, तो इससे देखो दोनों फ्लोरा भी और फौना भी गायब हो जाते हैं। फौना भी जल के मरते हैं, फ्लोरा भी जल के। आपको पता होगा ना क्या, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में फायर फायर लग गई थी, ठीक है। कहाँ, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया में। फिर अभी आपने देखा उत्तराखंड में, ठीक है। आप देखते रहते हैं ओडिशा वगैरह में, है ना, यहाँ के फॉरेस्ट में आग लगती ही रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लोरा फौना दोनों नष्ट होते हैं। अदर भी रीजन है, अदर कॉजेज भी हैं, क्या, अनइक्वल एक्सेस है, रिसोर्सेज की अनइक्वल एक्सेस है, यानी कि फॉरेस्ट या फिर कह सकते कि फ्लोरा एंड फौना जो रिसोर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उनकी अनइक्वल एक्सेस है। इनइक्विटेबल कंजप्शन है, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। डिफरेंशियल शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये नहीं करते हैं हम लोग। भाई जो ज़्यादा यूज करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कम यूज करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए। ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, जो आप अगर कोट करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही वैल्यूएटेड हो जाएगा, है ना। चाहे आप यूपीएससी के लिए आंसर लिख रहे हो, चाहे यूपीपीएससी के लिए आंसर लिख रहे हो, चाहे फिर बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हो, ऐसे फैक्ट आपको जरूर से डाल देने चाहिए। जैसे कहा गया कि जो अमेरिकन है ना, वो 40% ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, किससे, सोमालियन से। सोमालिया कंट्री है ना, कहाँ है, अफ्रीका में, ओके। अमेरिका है, कहाँ है पता ही आपको। फिर टॉप 5% इंडियंस है ना, वो 25% जो विलो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, यानी कि नीचे की 25% पॉपुलेशन और ऊपर की सिर्फ 5% पॉपुलेशन, ये दोनों यानी कि जो 5% पॉपुलेशन है ना, ये ज़्यादा ही रिसोर्स का यूज कर रही है 25% पॉपुलेशन से। यहाँ 25%, यहाँ 5%। भैया ये हो क्या रहा है, यही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए ना बात। फिर बात आती है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल लॉस या बायोलॉजिकल इशू। अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का, तो ये बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ये भैया स्ट्रांगली कोरिलेट करता है हमारे कल्चर के साथ, हमारे स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ, एस्थेटिक वैल्यू के साथ और मेडिसिनल वैल्यू के साथ। कल्चर, पता है फॉरेस्ट एक बहुत ही कल्चरल पार्ट रहा है। जैसे आप सुनते हो ना सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एक ऐसे ऐसे फॉरेस्ट एरिया होते हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, आपको पता होगा ना। वहीं स्पिरिचुअल भी वैल्यू होती है उसकी, एस्थेटिक यानी सुंदरता देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, मन एकदम से अच्छा हो जाता है, तो वो भी लॉस होता है अगर बायोलॉजिकल लॉस हो रहा है। मेडिसिनल प्लांट भी गायब हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं पूरा कंप्लीट कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या फैक्टर्स हैं जो लॉस उसके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वहीं बात आती है फिर आखिरी टॉपिक की, यानी कि पेज नंबर आपका 5 है ना, एनसीईआरटी के पेज नंबर 5। इसमें लास्ट में बात होती है कि अगर बायोलॉजिकल लॉस होता है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉट आते हैं, ठीक है, या फिर हैवी रेन होती है, हैवी रेनफॉल होता है भैया, ठीक है। अगर ड्रॉट आ गया या अब ड्रॉट आ गया तो क्या होगा, फूड प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा। तो अब यही कहा जाता है कि ज़्यादातर ये फूड या वाटर को कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो महिलाओं की होती है। अगर बात करें हम मिडिल क्लास, पुअर क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज में, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पानी लाने की या फिर खाने की व्यवस्था करने की, वो है विमेन की। तो यही कहा जाता है कि अगर बायोलॉजिकल लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी लूज होती है, लॉस होती है, तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट और ये हैवी रेनफॉल, ये सब
फिनोमेना देखने को मिलते हैं, और इस वजह से क्या होता है, फर्दर एक जो हमारी सोसाइटी का बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन है वो है विमेन और चाइल्ड, ये सबसे ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं। अब चाइल्ड कैसे होते हैं भैया, विमेन तो बिजी हैं किसमें, वाटर को लाने में, भाई 10 किलोमीटर जाना पड़ जाता है वाटर लाने के लिए, या फिर फूड की जुगाड़ में, है ना, फॉरेस्ट में बहुत दूर तक जाना पड़ता है फूड कलेक्शन या किसी, या फिर टिम्बर के लिए, है ना, मतलब लकड़ी वगैरह लाएंगे तो खाना पकाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, चाइल्ड की केयर प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी लिंक्ड करती है वुमेन और चाइल्ड के डेवलपमेंट से। समझ गए ना बात? ओके। अगर आपके लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, सी यू।